बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इस वक्त अगर बात करें तो हर कोई पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात कर रहा है और पेरिस ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक और जो 100 मीटर में रेस में हिस्सा लेने वाली फ़ाइका, वो भी अब जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। लेकिन पाकिस्तानी दस्ता बहुत छोटा था, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी इस जो है ओलंपिक्स के अंदर कोई ख़ास नहीं रही है। साथ साथ है क्योंकि अगर पेरिस ओलंपिक्स की बात करें जो, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेडल्स के हवाले से चीन की टीम 11 गोल्ड मेडल के साथ जो है पहली पोजीशन पर फाइज है। जापान और फ्रांस की टीम जो है 8-8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अपने शो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेलना है, लेकिन साइड मैचेस के लिए बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान शाहीन के दरमियान जो है मैचेस हैं उनके दरमियान, और यहाँ पर अब फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि पाकिस्तान शाहीन की जानिब से कुछ पाकिस्तानी मेन प्लेयर्स को भी शामिल किया जाएगा उस मैचेस के दौरान, ताकि उनको भी बाकायदा तौर पर जो कोच हैं वो फॉलो कर सके कि इनके अंदर 5 डे क्रिकेट के लिए कितना दमखम है। ये सारी सूरत हाल पे हम अपने शो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि आजकल ओलंपिक्स का दौरा है, तो ओलंपिक्स के हवाले से ही शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सैयद मोहम्मद नदीम है साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद है विनस स्पोर्ट्स में। और पेरिस ओलंपिक्स में इस वक्त मेडल की बर्तरी तो चीन के पास मौजूद है 11 गोल्ड मेडल के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की एक उम्मीदें अरशद नदीम से कुछ जरूर बाकी है, लेकिन उससे कबल फ़ाइका से कुछ थी। लेकिन फ़ाइका की अगर मैं बात करूं तो उनका भी जो है क्या यहाँ पर आकर कैरियर ख़त्म हो गया, और वहाँ पर जो ओलंपिक्स में जो उनकी कारकर्दगी थी वो ख़त्म हो गई। और फिर जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, जिस तरह पाकिस्तान को वहाँ पर फेवर होता हुआ दिखाई दे, वो सब कुछ है आपके सामने है। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हम देखें तो शूटर की अगर बात करेंगे, शूटिंग में तो भारत की जो शूटर्स हैं वो तो बाकायदा तौर पर जो फीस उन्हें मिलनी उससे भी ज्यादा अब माला माल उनसे ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग। तो वो तो वहां पर पैसे की जो लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ियों को, लेकिन हम जो प्लेयर्स भेज रहे हैं उन पर भी भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और साथ साथ देखें तो जितना बड़ा हमारा प्लेयर्स का दस्ता नहीं गया, उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ ऑफिशियल का दस्ता जाता हुआ दिखाई दिया इस ओलंपिक्स में। लेकिन ओवरऑल ओलंपिक्स के हवाले से क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा साइन है और तीसरी दफा यहाँ पर फ्रांस में मुनक्किद हो रहा है। थैंक यू वेरी मच भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने लाइन पर लिया। और जहाँ तक ओलंपिक की बात है, देखें कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओलंपिक में जा नहीं सके, जैसे नू दस्तगीर हैं, नू दस्तगीर भट्ट हमारे वेट लिफ्टर हैं, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड भी हुए थे। अच्छा, उनको 4 जो वो मुल्कों के टूर कर लेते हैं, उनकी भी कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, तो वो कंप्लेन कर रहे थे मेरे पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जहाँ से ये आपने एथलीट की बात की, फ़ाइका रियाज की, तो ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री पर गई है, इन्होंने कोई क्वालिफाई नहीं किया था। ऐसी वो हमारे 2 स्विमर थे, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री पर थे, ठीक है ना। एक अरशद नदीम है जो प्रॉपर क्वालिफाई करके गए, एक हमारे शूटर हैं और एक शायद घुड़सवार हैं, और एक बॉक्सर हमारे गए थे क्वालिफाइड राउंड खेलने पेरिस, वो ओलंपिक की वो स्लिप हो गए। जी जी, देखे ना, बात ये ख्याल है भाई कि हमारे यहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया था ना कि हमने कोई कल्चर डेवलप नहीं किया, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप दूसरे मुल्कों को देख ले, बेल्जियम है, आयरलैंड है, जापान है, देखे ये लोग वर्कआउट करते हैं, इनके मेडल्स की तादाद भी बढ़ रही है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेल्जियम ने 15 साल की प्लानिंग की थी, तो अब देखें कि उन्होंने 15 साल की प्लानिंग में स्पोर्ट्स की पॉलिसी लेकर आए, सारी चीजें की, और उनकी हॉकी की टीम वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है। फुटबॉल में आप देख लें, ओलंपिक के अंदर दीगर खेलों में देख लें तो उनकी टीमें कहाँ पर हैं। तो हमारे यहाँ तो वर्कआउट ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो मामला इतने गंभीर हैं कि जो वो नेशनल गेम भी जो वो बड़ी मुश्किलों से हो पाते हैं, कभी 1 साल हो रहे हैं तो फिर 3 साल का गैप है, फिर अच्छा ऐसे पंजाब गेम्स हैं या सिंध गेम्स हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जाके ऊपर ओलंपिक पर ही जाकर खत्म होती हैं कि हमारे जो वो डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, रीजन, प्रोविंस और नेशनल लेवल पर, फिर साउथ एशियन, फिर एशियन, यहाँ से प्लेयर खेलता हुआ क्वालिफाई करता हुआ ओलंपिक तक जाता है।
तो जब ये मुकाबले नहीं होते तो फिर वो भी जो है वो प्लेयर भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जो करनी चाहिए उनको। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात करूं मैं नदीम भाई के 206 ममालिक हैं इस इवेंट्स के अंदर शिरकत कर रहे हैं और 10,714 जो है खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। और फिर साथ साथ 32 खेलों के मुकाबलों में 329 इवेंट्स होंगे इसके अंदर जो हो रहे हैं फ्रांस में। आप समझ रहे हैं कि यहां पर इतना बड़ा दस्ता तमाम ही ममालिक का जा रहा है, क्या वजह है कि पाकिस्तान का दस्ता है आज तक जो पहले बड़े दस्ते हुआ करते थे वो भी कम से कम उत्तर होते चले गए? अभी देखिए जो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए एथलेटिक फेडरेशन जो है वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन उसने जो क्वालिफिकेशन टाइमिंग और डिस्टेंस जो दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक 68 नदीम ऐसे हैं जो 85 मीटर से ऊपर थ्रो करते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं। अब 400 मीटर का उन्होंने दिया है टाइम 44.45 सेकेंड, तो हमारा तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड 46 सेकंड का है। ऐसे 100 मीटर को आप देख लें कि 10 डेड दिया, यानी कि 10 सेकंड होना चाहिए टाइम 100 मीटर का। अगर कोई वर्ल्ड में करता है तो वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, जबकि हमारा रिकॉर्ड है 10-2। तो हमारे एथलीट तो मतलब क्वालिफाई नहीं करते ना। उसकी वजूहत क्या है? थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कॉटन ट्रैक पर ट्रेनिंग करते। अच्छा नदीम भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ये क्वालिफाइंग राउंड के हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि बड़े पॉइंट्स और टाइम पीरियड को इसमें मायने किया जाता है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास है जो प्लेयर्स हैं वो क्वालिफाइंग राउंड के जो ओलंपिक्स होते हैं उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड पहले शुरू हुआ करते हैं, तो उसके लिए तो क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन वहां पर भी सपोर्ट चाहिए होती है यकीनन, और वो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट ना दे तो फिर खिलाड़ी किस तरह जाएगा? आप बिल्कुल देखें हमारे यहाँ तो बिल्कुल मतलब लिमिटेड गेम्स हैं जिन पर थोड़ा बहुत फोकस हुआ है। और अच्छा वो भी कोई लड़का ऐसा निकल आता है तो उसको सब फोकस कर लेते हैं, जैसे एथलेटिक में अरशद नदीम आ गए, ठीक है, वो शूटर गुलफाम है वो चले गए। उसके अलावा ये वेट लिफ्टर हैं, रेसलर्स हैं, इनके थोड़े बहुत मुकाबले होते हैं। अदरवाइज आप देखें कि 32 गेम्स हो रहे हैं वहां पर ओलंपिक में, तो आप बताएं कि कुछ ही गेम्स तो ऐसे जिनके पाकिस्तानियों को नाम भी नहीं पता होंगे ये कौन सा गेम हो रहा है और क्या हो रहा है। आर्चरी का देख लें हमारे यहाँ क्या मैकेनिज्म है। ये तो 32 गेम्स की आप बात कर रहे हैं नदीम भाई, यहाँ पर तो वो 7 एथलीट्स कौन से गए हैं ये भी पाकिस्तानी प्लेयर, यहाँ पर आवाम को शायकीन को यही नहीं पता होगा कि वो कौन से प्लेयर्स गए हैं सिवाय एक अरशद नदीम के। हाँ तो वो यही वजह है ना कि इनको 4 प्लेयर हमारे ऐसे हैं जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री वर्ल्ड एथलेटिक ओलंपिक एसोसिएशन ने दी है, ठीक है। तो वो फिर वो देते हैं कि भाई आपका जो कौन सा प्लेयर थोड़ा बहुत बेहतर है। अच्छा वो एसोसिएशनों को और पाकिस्तान ओलंपिक को देते हैं, फिर ये नॉमिनेट करते हैं कि भाई ये प्लेयर हमारा जो बेहतर है इसको जो हम जो है वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू जो है ओलंपिक में भेजेंगे। अदरवाइज तो क्वालिफाई करना मैंने बताया ना कि जैसे टीम इवेंट है उसमें आपको मुकाबले जीतने पड़ेंगे। अब हॉकी के अंदर अगर पाकिस्तान एशियन चैंपियन हो जाता है तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं पाया और पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल में, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। और टीम इवेंट के मुकाबले अलग हैं और इंडिविजुअल के अलग हैं। और जिम्नास्टिक का आप देख लें कि दुनिया में सबसे पुराना खेल जो है जिम्नास्टिक को माना जाता है, जो एंशियंट ओलंपिक से चला है, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स। तो हमारे यहाँ चलो नहीं भाई हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। स्टूडियो पे हमें ज्वाइन कर लिया है इकबाल मेमन साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब है, नदीम साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं आप भी सुन रहे थे, और क्या वजह है कि हम ओलंपिक्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो शायद हम बहुत पहले आगे हुआ करते थे, हॉकी में भी हम टॉप क्लास किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे की तरफ चले गए। जहां दस्ता हमारा बड़ा होता था अब छोटे होते चले गए। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वर्ल्ड कप पर जो है बहुत से प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है। मैं कल भी जिक्र कर रहा था हूर फवाद के हवाले से, जो टेबल टेनिस के प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो शिरकत करने जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन क्या वजह है कि उन पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ आप जो है दीगर ऐसे प्लेयर्स को शामिल भी कर लेते हैं, वर्ल्ड कप पे भी शामिल कर लेते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स मेहनत कर रहे होते हैं उनको कोई तवज्जो देने वाला कोई नहीं होता। इन्होंने 9 दस्तगीर की बात की और उसने बड़ा जबरदस्त गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ, लेकिन शायद उसको नजरअंदाज किया जाता रहा। और आज कल वो भी जो है सोशल मीडिया में काफी आवाजें उसकी भी आ रही थी, सुनने को दिखाई दे रही थी। तो आप समझते हैं कि प्लेयर्स के साथ भी तो हम लोग जाती कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिंध ओलंपिक या ओलंपिक फेडरेशन वाले? बिल्कुल, पहले तो मैं सलाम करूंगा नदीम साहब को, और वो मेरे शहर से ताल्लुक़ है, बड़े प्यारे
आदमी हैं, बड़ी गहरी नज़र है स्पोर्ट्स पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें हम, यू वेलकम, और क्या है कि हम जो है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हैं कि फंड्स भी होते हैं, उसके बावजूद जो है वो यूटिलाइज नहीं होते। तो यही सिलसिला जो है ना ऊपर तक का है कि पैसे भी होते हैं लेकिन या तो उनको इतनी समझ नहीं होती कि कहाँ इस्तेमाल किया जाए, किसके ऊपर किया जाए, और कोई पॉलिसी डेवलप नहीं की गई है, मतलब इफेक्टिव पॉलिसी। बाकी जो है ड्राइंग रूम पॉलिसियाँ नदीम साहब को भी पता है कि बन जाती हैं, लेकिन ये कि मेन स्टेक होल्डर्स को लेते नहीं है। तो हमारी तो इतनी बड़ी आबादी है कि हम जो है एक से एक स्पोर्ट्समैन जो है पैदा कर सकते हैं, और हमारे पास बेहतरीन टैलेंट है। और जिस तरह आपने जो है स्ट्रीट फुटबॉल की बात की और उसमें जो है इतने खिलाड़ी निकला है, तो अगर हम स्ट्रीट से ही जो है खिलाड़ी निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है अपना जिम्नास्टिक में, एथलेटिक्स में और हॉकी में, जब फुटबॉल में तो ऑलरेडी निकल आए हैं, क्रिकेट में, तो ये सारे जो है बच्चे निकल आएंगे। और ज़्यादातर जो है हमारे जो भी स्पोर्ट्समैन निकलते हैं वो गरीब खानदान से होते हैं, गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, और वो मेहनत करके आगे आते हैं। तो एक हद तक तो उनको सपोर्ट मिल जाती है, कहीं पे वापडा में, कहीं पे पाकिस्तान आर्मी में, कहीं पे पुलिस में, कहीं रेलवे में, लेकिन ये कि वो स्टेगनेंट हो जाते हैं और वो उससे ऊपर जा नहीं पाते। तो जिस तरह नदीम साहब ने कहा कि ओलंपिक्स के कुछ ऑप्टिमम बेंचमार्क्स हैं, अगर उसको आप टच नहीं कर सकेंगे तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। वाइल्ड कार्ड भी वो आप कितने लोगों को देंगे? तो हमारे जो पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। स्पोर्ट्स में वो बैठे हुए तो हैं, बड़े बड़े ओहदे लेके तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि कुछ ऐसा काम करके दिखाएं कि जो है, अब हम देखते हैं टेनिस में भी माशाल्लाह गेम्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कि हम उस लेवल का जो है खिलाड़ी अभी तक पैदा नहीं कर सके जो ऊपर जाके खेले। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो स्टेगनेंट हो जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलती। और जिस तरह हम कल ही बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी लेवल बहुत अच्छी भी होती है, जिस तरह स्क्वॉश में भी और दूसरी गेम में, लेकिन ये कि होता क्या है कि जब देखते हैं कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है तो वो अपना लेवल 1 लेवल 2 के जो है ना कोचिंग के वो सर्टिफिकेट लेके और बाहर चले जाते हैं। तो हमारे पास ये है कि हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि भाई जो लोग ऊपर बैठे हैं वो उनको सोचना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी आबादी है और ये बेचारे बच्चे जो हैं कहीं पे बिगड़ रहे हैं, कहीं मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कहीं पे माफिया के हवाले हो गए हैं। इनको आप स्पोर्ट्स में डालें और स्पोर्ट्स में आपके पास डेफिनेटली फंड्स होंगे, क्योंकि देखिए जब आप बजट बनाते हैं तो स्पोर्ट्स का बजट भी बनता है। तो उसको अगर आप तरतीब के साथ और इफेक्टिवली उसको जो है आप खर्चा करें तो बहुत सारे खिलाड़ी निकल आएंगे। तो मैं समझता हूं कि मेहनत की जो है वो कमी है, और दूसरी ये कि पॉलिसीज नहीं बन रही। ये कह रहे हैं कि मेहनत की भी कमी है कुछ प्लेयर्स के साथ साथ, और कुछ पॉलिसी भी पाकिस्तान जो है ओलंपिक फेडरेशन के हवाले से अगर बात करें तो वो भी कमी नज़र आती है। नदीम साहब क्या कहेंगे इस पे? और जिस किस्म की बातें अब पाकिस्तान के अंदर खासकर इस ओलंपिक्स के बाद शुरुआत हुई है, ऐसा लगता है कि अगले 4 साल में शायद कुछ दस्ता बढ़ता हुआ दिखाई दे। देखिए जलाल भाई, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे पास जो कोचेज हैं, ये मतलब इंडिविजुअल इवेंट के, वो भी इतने कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है। आप देखिए पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड का एक बजट होता है और वो करोड़ों रुपया होता है। आप सिंपल एक काम करिए, मेरी अपनी राय है, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ हो। आप जब पूरे पाकिस्तान से ये जो 32 खेल है, 32 नहीं, आप सिर्फ जो ना 12 गेमों के सेलेक्टेड प्लेयर, उनकी जो एज हो 11 से 15 साल, वो लेकर आप चाइना से MOU साइन करें और वहाँ पे जो नेशनल कोच है चाइना के, उधर उन बच्चों को भेजें और उनकी तरह हमारे कोचेज भी भेजें ताकि वो भी हाईली क्वालिफाइड हो जाए। आप देखें 4 साल में आपको रिजल्ट भी बेहतर होगा और फिर ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा पाकिस्तान में कि जो वहाँ से लोग सीख कर आएंगे उनके साथ कम्पीट करेंगे और जो कोचेज के साथ असिस्टेंट कोचेज रहेंगे तो वो जो है उसी डगर पर चलेंगे और ये बेहतरीन किस्म से एक सिस्टम बन जाएगा अगर पॉलिसी बना ली। अदरवाइज ऐसे ही चलना है हमें, कभी दाएं कभी बाएं, वो दीवारों में टक्करें मारने वाला हिसाब किताब कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। कोर्सेज हम कराते हैं, वो कोर्सेज में भी ये होता है कि ये मेरा, वो दूसरे का, वो पराया, वो अपना।
ठीक है ना। तो बाकी जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको आगे आने नहीं देते पढ़े लिखे लोगों को। चलें इस पे मजीद और बात होगी। इकबाल मेमन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। नदीम साहब, फॉर द मैटर ऑफ डिस्कशन मैं एक चीज और भी कह रहा था कि जो हमारी अपनी स्पोर्ट्स रही है जिसमें हम काफी अरूज पे रहे हैं, स्कॉश है, अब अपना क्या कहते हैं हॉकी है, इवन क्रिकेट भी हमारी बुरी नहीं है, लेकिन ये कि हम उसमें भी जब हमारे पास बजट्स भी हैं, लेकिन ये कि और स्कॉश में तो हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी अभी जब मौजूद हैं पास्ट के, जो चाहें तो नासिर इकबाल की अगर मिसाल देख लूं तो नासिर इकबाल अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है में वहां पर भी उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। कोई टाइटल जीता था हमजा खान ने। जी हमजा ने अंडर 16 में जीता हुआ था और बड़ी जबरदस्त हमजा है। उज़ैफा है अंडर 13 के प्लेयर्स पाकिस्तान के पास स्क्वाड में अच्छे हैं। शरारा भाई, इन्हीं बच्चों को तवज्जो देने की जरूरत है ना। इनकी प्रॉपर फिटनेस हो, इनकी स्किल पर काम हो, इनकी मेंटोरिंग हो, मेंटल टफनेस पे काम हो। लेकिन दूसरी मिसाल भी यहाँ पर आपको इकबाल साहब ने दी है, वो ये कि प्लेयर्स है ज्यादातर तरजीहात उनकी ये हो गई कि कुछ लेवल के जो है कोर्सेज करें और मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां पर जो है इसके लिए काम करते हुए दिखाई दे, वहां पर ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे। यही तो अलमिया हमारे मुल्क का शायद है। उन प्लेयर्स भी शायद अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हमारे रिलेशन जो है चाइना से बहुत अच्छे हैं, वो चाहे वो सियासी लेवल पर हो या इक्तिसादी हो या मुआशी हो, ठीक है। जो गेम हम मतलब हम कम्पीट नहीं किया। एक टाइम था कि चाइना के कोचेज आए हुए थे पाकिस्तान में, जब मैं खेलता था 90s की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी ने चाइनीज कोच बुलाए हुए थे एथलेटिक्स के, जिम्नास्टिक के, आर्चरी के, दीगर खेलों के। तो ये बच्चे या तो वहां से कोचिंग बुला लें या जो है इन बच्चों को वहां भेजते हैं। बाकी जैसे इकबाल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि स्क्वॉश है, हॉकी है और दीगर खेल तो जिसमें हम हमारे पास खुद जो है दुनिया के मायनात प्लेयर हैं और हमने दुनिया को सिखाया है उसमें उन खेलों में। तो वो उनको साथ उन बच्चों को लगा दें। तो आप देखें 4 साल का पूरा प्रोग्राम करें तो आपको फिर इंशाल्लाह बेहतरीन तरह। चले 4 साल का पूरा प्रोग्राम है अपने पास कह रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट भी चेंज होती रहती है और फिर जिस तरह अभी बड़ा इश्यूज बना हुआ राना सनाउल्लाह साहब का कि वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमेशा देखें कि आप कोई ना कोई वक्त है जो है गवर्नमेंट का जरूर जाता है, क्योंकि वहां पर ओलंपिक का एक इजलास भी मुनक्किद हो रहा होता है। जी जी बिल्कुल। देखें ये वो तो शायद वैसे ही गए घूमने, पत्नी अपने खर्चे पर गए, कैसे लोगों ने इशू बनाया हुआ है, ठीक है ना। पर ये कि हमारे पॉलिटिशियन है वो तो चले गए देखने। बाकी जो आपने कहा कि इजलास का, तो ये अभी देखें जो हमारे बॉक्सिंग के साथ जो हो रहा है उसमें लग रहा है कि वो आज तो मैंने लेटर पढ़ा था कि ICC इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री उसकी तरफ शायद पाबंदी का कोई आइडिया दिया है कि पाबंदी लगाएंगे। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर वो नेशनल गेम भी खटाई में पड़ जाएंगे जब ये मामला तो होंगे तो जनवरी और दिसंबर में होंगे। अच्छा, आपने नेशनल गेम्स का जिक्र किया, दिसंबर जनवरी में होने वाला है और सिंध में होगा। और क्योंकि मैं खासकर क्योंकि ओलंपिक्स के हवाले से भी बातें काफ़ी चल रही हैं, तो यहाँ पर जो प्लेयर्स नेशनल गेम्स पर और बाकायदा तौर पर कारकर्दगी अच्छी दिखाते हैं, आप समझते हैं उन प्लेयर्स को जिस तरह ग्रूम करना चाहिए, जैसे क्रिकेट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ अच्छे प्लेयर्स को ले जाके ग्रूम किया जाता है, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास बेतहाशा टैलेंट निकल कर आ जाता है सामने नेशनल गेम्स में। हम उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते, उन्हीं प्लेयर्स को क्यों नहीं तैयार करते कि वो प्लेयर्स जाकर जो है फिर जब 2026 इस वक्त तो 24 हो रहा, फिर 2028 में जब ओलंपिक्स के होंगे तो उस वक्त तक तो वो अच्छे हो जाएंगे, प्लेयर तैयार हो जाएंगे हमारे लिए मुख्तलिफ गेमों के। मैं वही कह रहा हूँ भाई कि हमारे यहाँ देखे 89 में 6 गेम हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है। वो 89 में जब 6 गेम हुए तो पाकिस्तान ने बॉक्सिंग की 12 कैटेगरी थी, उसके अंदर 12 के 12 गोल्ड पाकिस्तान के थे। और इंडिया ने फर्दर जो खेलने से इनकार कर दिया था कि हम बॉक्सिंग अब नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान से या बॉक्सिंग को निकाल दें साउथ एशियन गेम्स में, ठीक है। तो एक ये टाइम था। और हमारे 4 जो बॉक्सर जो वो क्वालिफाई करते थे, उनका पूरे साल कैंप लगा होता था, यानी कि 4 साल वो कैंप में ही होते थे जिना स्टेडियम में या नेशनल कोचिंग सेंटर में। अब तो कोई कैंप देखने में नहीं आता कि भाई जो कोई प्लेयर हो, अब वो डेली में ये क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपने वर्ल्ड लेवल पर जो है अगर कम्पीट करना है तो फिर आपको मुसलसल जो है कैंप में रहना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग करनी होगी।
चलें इसी पे इकबाल साहब से भी बात करते हैं। नदीम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा और इकबाल साहब से भी बात करते हैं। इकबाल साहब, यही मैं सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो हमारे पास मौजूद है क्रिकेट के लिए, लेकिन इन खेलों के लिए क्यों नहीं है? जो खेल है इस वक्त अगर हम देखें, जो नेशनल गेम्स हमारे होते हैं उसमें अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, क्योंकि उन प्लेयर्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ले जाकर जो है उन पर तवज्जो दी जाए इन जैसे प्लेयर्स को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कि मसला ये है कि हमारे पास हाई परफॉर्मेंस पॉलिसी मेकर्स नहीं है और हाई परफॉर्मेंस जो है मैनेजमेंट नहीं है, तो इस वजह से ये फुकदान हो रहा है। और आप देखें, नदीम साहब को भी पता है कि हमने जो है कामयाब जवान प्रोग्राम्स जो है करवाए हैं यूनिवर्सिटियों में, और वहाँ से भी बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं। और जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन की टीम भी जो है जाके कम्पीट करती है नेशनल में, तो वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं। लेकिन ये है कि अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में उनको तैयार नहीं किया जाता। तो जिस तरह मैंने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि भाई ये जो है स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये एक किस्म की आपके सामने मिसाल है कि जब हमारे पास कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है और उसको भी माशाल्लाह 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो वहां से जो खिलाड़ी निकल रहे हैं तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? तो इस चीज पे देखना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ रुकावट है। तो क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स तो आपने बना लिए। हैदराबाद में आपने इतना बड़ा जो है नदीम साहब वो कॉम्प्लेक्स बनाया है और उसको भी जंग लग रहा है। तो आप खर्चा तो कर लेते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि उसके बावजूद उसको यूटिलाइज नहीं करते। जो लोग बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको आप इन्वॉल्व करें, चले ठीक है, और किसी को नहीं। पब्लिक स्कूल जिसके अंदर ये जो है कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं को आप इन्वॉल्व करें। देखिए, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे खुद ही आएंगे स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि हमारे जो है लोगों को टाइम ही नहीं है कि बच्चों को जो है किस तरह इन्वॉल्व किया जाए। तो इस वजह से ये जो यहाँ से जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, तो आगे पे आप नेशनल लेवल पे जा ही नहीं सकते, ना आप ओलंपिक्स के लेवल पे जा सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई देती है। नदीम साहब, काफी बातें हमने कर ली ओलंपिक्स के हवाले से, और अपना अगर हम बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी जी, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम, और डेफिनेटली रहेगा दुनिया के अंदर जितने भी अभी ओलंपिक के मुकाबले हो रहे हैं, इसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे, प्लेयर ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, एक बात आपको पता है, उनकी टाइमिंग, उनका कंपटीशन का लेवल ओलंपिक के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे यहाँ जो है थोड़ा नीचे क्यों है कि हमारे यहाँ मुकाबले इतने हो नहीं पाते हैं। अभी जैसे ये वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें नहीं जीता है, उनके जो प्लेयर थे 16 साल, जिनके पेपर वगैरह का भी सोशल मीडिया पे इतना चल रहा था, ठीक है ना, एमान नाम था उनका। तो देखे, वो भी जो है इतनी छोटी एज के अंदर जो है वर्ल्ड कप खेले और सेमीफाइनल में उन्होंने मैच विनिंग गोल भी स्कोर किया। तो ये कामयाब जवान, मैं भी जो है आईटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहजमान है, उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया था। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इसमें वाकई में काफी टैलेंट निकला है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है कि आप उसकी कैंपिंग करें या मुसलसल उनको जो इन्वॉल्व रखें। अच्छा नदीम साहब, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर आप खिलाड़ियों का फिटनेस किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वो दमखम है इन प्लेयर्स के अंदर कि बड़े मुकाबलों में वो शिरकत कर सकें? देखें शरारा भाई, जो प्रोफेशनली खेलते हैं प्लेयर, उनके अंदर तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल नजर आता है, ठीक है ना। बाकी जैसे क्रिकेटर है, बैट्समैन है, मैंने ज्यादा देखे हैं, जो बैटर्स होते हैं वो बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। भाई फील्डिंग भी करनी होती है, फील्डिंग का कोई टैलेंट नहीं होता है, बैटिंग का टैलेंट होता है, बॉलिंग का होता है, फील्डिंग का तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आएगी नहीं आपको। तो ऐसी जो आपके पीसीबी ने शुरू किया फिटनेस का सेशन, और ये बेहतरीन है, पर उसमें प्लेयर्स को अवेयरनेस है कि भाई 1 महीने अगर वो उनके साथ हैं तो उनके फिटनेस के कंपोनेंट उनको बताएं, ठीक है ना, कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी, स्टेमिना कैसे इम्प्रूव होगा, एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रेनर का काम है, और ट्रेनर भी इस लेवल पे होने चाहिए कि जो वो बच्चों को ये सारी अवेयरनेस दें।
चलें, ये तो बातें हो गई काफ़ी ओलंपिक्स के हवाले से, और थोड़े से वापस आते हैं क्रिकेट पर। और क्रिकेट की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश के दरमियान जो है मुकाबले का 50 ओवर्स के मैचेस का आगाज़ और 2 मैचेस खेले जाने 50 ओवर्स के, और इस 2 मैचेस के अंदर मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे। एक नौजवान खिलाड़ी को हमने देखा कि अब क़यादत सौंप दी गई है नदीम साहब, और मोहम्मद हारिस अब क़यादत कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त अगर हम देखें T20 के तो बाबर आजम कप्तान इस वक्त मौजूद है, लेकिन वनडे के लिए अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जो या सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान नामजद नहीं किया। 2 कप्तान हम आजमा रहे हैं, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन की जानिब से, और फिर हमने देखा साहबजादा फराहान को भी आजमाया गया है इस मैचेस के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि यंग ब्लड को अब तैयार कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अब मोहम्मद हारिस 2 मैचेस में अब यहाँ पर क़यादत करेंगे, फिर सैफर की यहाँ पर T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा, उसमें भी मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे। तो मोहम्मद हारिस आपको कैसे लग रहा है कि फ्यूचर के लिए आप कम से कम किसी के साथ वाइस कप्तान के तौर पर लगा सकते हैं? देखिए, अभी तो पहले तो हारिस को अपनी पाकिस्तान टीम में जगह पक्की कर दी कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर हो। अच्छा, सिर्फ वो परफॉर्मेंस की दे, नो डाउट हारिस ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और कई मौकों पे उन्होंने लीग के अंदर डिफरेंट मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी भी पाकिस्तान टीम में उनके लिए जगह बनाना थोड़ा सा ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जगह बनती है तो फिर जो वो फ्यूचर के कप्तान हो सकते हैं। लेकिन नदीम साहब अभी तो जगह बन सकती है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स थे, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीनियर प्लेयर्स को आराम दे दे तो मोहम्मद हारिस की जगह बनती दिखाई दे रही है। फिर थोड़ी सी मामलात अगर देखें तो वक़ार यूनुस को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, मुशीर के तौर पर वो काम करेंगे, क्योंकि बड़े से लोग कह रहे थे कि अब जो है बहुत मुश्किल हो गया सरफराज अहमद का कैरियर। अगर वक़ार यूनुस इस वक्त लीड कर रहे हैं, और फिर क्योंकि माजी भी अगर देख ले तो खिलाड़ियों से बड़ा उलझता दिखाई दिया है वक़ार यूनुस का, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो शिकार बने हैं वो सरफराज अहमद उनके नज़र में। और फिर अभी क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की, तो सरफराज हो सकता है कि वक़ार यूनुस के आने के बाद शायद सरफराज को भी मौका ना मिले। लेकिन इस मौके ना मिलने पर मोहम्मद रिजवान पीछे हैं, हसीबुल्ला पीछे नजर आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस पीछे हैं, साहबजादा फरहान विकेट कीपर के तौर पर पीछे हैं, फिर उस्मान खान भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए मिच्योर आप समझते हैं विकेट कीपर होना चाहिए। आपके पास मोहम्मद रिजवान तो मौजूद है, लेकिन मोहम्मद हारिस उनकी शक्ल में दूसरा मौजूद है। हसीबुल्ला नौजवान यंग ब्लड अंडर-19 पाकिस्तान शाहीन और मुख्तलिफ टूर्नामेंट से उम्दा परफॉर्मेंस, अच्छा बैटर भी हसीबुल्ला। तो आप समझते हैं कि 2-3 प्लेयर्स को तो चांसेस मिलते दिखाई दे रहे हैं एज ए विकेट कीपर? देखिए, असल इसी तो ये है कि जैसे ये कहते हैं हारिस ओपनर खेलते हैं, हारिस ऊपर के नंबरों पर T20 में मैंने यही देखा है। जहाँ तक आपने मैं विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूँ इस वक्त। विकेट कीपर देखे रिजवान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर रिजवान को हम आराम देते हैं, फर्ज कर लें हम मोहम्मद रिजवान को जो है आराम देते हैं, तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैटर्स है जो इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका मिलना चाहिए? वक़ार यूनुस के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा था, हो सकता है कि सरफराज खेल जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ है सीरीज में, लेकिन अगर सरफराज भी नहीं खेलते हैं तो आपकी नजर में कौन सा यंग ब्लड, कौन सा विकेट कीपर ऐसा होगा? नहीं, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज है ये भी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और इसके जो पॉइंट्स हैं और इसकी बड़ी अहमियत है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसको मद्देनजर रखते हुए टीम उतारेगा। और अगर जैसे आपने कहा कि अगर रिजवान नहीं खेलते और सरफराज, तो डेफिनेटली हारिस जो है वो बेहतर चॉइस होंगे, क्योंकि हारिस जो है वो काफी अच्छे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और कैंपों में भी रहे हैं। थोड़ा ये कि उनके अंदर पहले से मैच्योरिटी भी आई है हारिस को। और जहाँ तक हसीबुल्ला की बात है तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, हसीबुल्ला और उस्मान खान, क्योंकि उस्मान खान अभी रिसेंटली जो T20 तो खेले हैं, बाकी टेस्ट के अंदर जो है या 4-डे क्रिकेट में या डोमेस्टिक में उनको इतना जो है कोई खास तजर्बा नहीं। चले, कोई खास तजुर्बा नहीं है। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे इकबाल मेमन साहब से भी यही बात करते हैं और इसी विकेट कीपिंग के शोबे पे बात कर लेते हैं। 2 प्लेयर्स अगर नहीं खेलते रिजवान और सरफराज, तो आपकी नज़र में कौन से अच्छा विकेट कीपर होगा जो टेस्ट मैचेस के लिए मौजूद है? अगर हम यहाँ देखें तो T20 हसीबुल्ला को खिलाया गया, वनडे मैचेस हसीबुल्ला को खिलाए जा रहे हैं, और फिर साथ साथ 5-डे क्रिकेट के लिए हसीबुल्ला खेलते दिखाई दिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विकेट कीपिंग के मामलात में हसीबुल्ला को काफ़ी फोकस किया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि चॉइस मोहम्मद हारिस या हसीबुल्ला? देखें, पहली बात तो ये कि मैं नदीम साहब की बात को एंडोर्स करूंगा कि क्योंकि एक तो ये टेस्ट मैच हो रहा है और दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पॉइंट्स हैं, और दूसरी बात ये है कि शहजादा आप बांग्लादेश को जो है ना वो हल्का ना लें।
आप देखेंगे वेस्ट इंडीज ने भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में झटका दे दिया था, उसको वीक समझ रहे थे। तो आप जो है उसको बांग्लादेश को वीक ना समझें और आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा, और फुल स्ट्रेंथ के लिए इसके लिए भी जाना पड़ेगा ताकि आगे जो सीरीज आ रही हैं उसके लिए भी आप तैयार हो। अगर आपने जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन करना शुरू कर दी और क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर दी तो वो प्रॉब्लम होगा। तो आपको जो आपके मंजे हुए खिलाड़ी हैं उनको आपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप सरफराज को नहीं खिला रहे तो रिजवान तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर रिजवान को हटा दिया तो फिर तो डेफिनेटली या तो हसीबुल्ला होंगे या हारिस होंगे। हाँ, या जिस तरह नदीम साहब ने कहा है कि भाई इसकी हारिस की तो जगह नहीं बनती, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये कि रीसेंट कारकर्दगी इनकी फर्स्ट क्लास में क्या है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ पास्ट जो टेस्ट क्रिकेट है आपने वो नहीं देखनी, अभी की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसके बुनियाद पे जो परफॉर्मेंस पे अगर देखें तो सरफराज डोमेस्टिक के सबसे अच्छे विकेट कीपर के तौर पर सामने आए हैं। हसीबुल्ला है, मैं हसीबुल्ला की इसलिए बार बार बात कर रहा हूं कि वो अंडर 19 सतह पे भी बेस्ट विकेट कीपिंग करती दिखाई दिए हैं। फिर पाकिस्तान शाइन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहां भी अच्छा उन्होंने कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए नाम भी उनका आया लेकिन डगआउट पे बैठे रहे, लेकिन उन्हें मौका देने की जरूरत है। एक अच्छा टैलेंट बलूचिस्तान से निकल कर आया है और उसे मौका, हर कोई ये कह रहा है कि हसीबुल्ला इस वक्त सबसे बेस्ट बैटर चॉइस है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि जब आपके 4 डे मैचेस होंगे तो उसमें उनको मौका दिया जाए और उनकी अगर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर उनको एलिवेट किया जाए, प्रमोट किया जाए। मौके की बात हो रही तो मजीद और मौके के हवाले से किस प्लेयर्स को मिलना चाहिए, नदीम साहब से मजीद और बात करें। नदीम साहब, अभी पाकिस्तान शाइन की जानिब से हम देखें तो 4 डे क्रिकेट के अंदर 3-4 बैटर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आप समझिए डोमेस्टिक में काफी रन के अंबार लगाने वाले कामरान गुलाम है, काफी नजरअंदाज करते दिखाई दिया माजी में, इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर सेंचुरी भी अभी स्कोर की, हुरैरा ने डबल सेंचुरी स्कोर की भी है। तो आप समझते हैं 2 बैटर्स को कम से कम मौका मिलना चाहिए। अगर मिडिल ऑर्डर पे बात करें तो सलमान अली आगा इस वक्त बेहतर चॉइस है, फिर आप साथ साथ अगर सऊद शकील मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहां रन करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसे में आप समझते हैं कामरान गुलाम को जगह बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल शरारा भाई, देखें हम जो कंपैरिजन करते हैं ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का करते हैं। आप डोमेस्टिक में या तो ये तमाम प्लेयर्स खेलें, जैसे अभी आपने कहा कि बांग्लादेश ए टीम आ रही है उसको कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी मौका देंगे, वो इसीलिए दे रहे हैं कि शायद ग्रूम कर सकें उनको, प्लेयर को काफी टाइम हो गया है बैठे में, थोड़ा सा ये कि वो टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो तैयार हो सके। अब जो आपने बात की है कामरान गुलाम, तो सऊद शकील और ये जो आपने सलमान अली आगा, इन्होंने भी रनों के अंबार लगाए। अच्छा, फिर उमैर बिन यूसुफ जो है कराची से ताल्लुक है, उन्होंने भी रन किए हैं अभी। हुरैरा इस वक्त डबल सेंचुरी स्कोर के हैं, फिर जिस तरह उमैर बिन यूसुफ ने भी रन किए हुए 2-3 सीजन से वो करते हुए आ रहे हैं हुरैरा, मोहम्मद हुरैरा, और काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, उनको ग्रुप किया जा सकता है और बड़ी पोटेंशियल है उनके अंदर। पर ये एकदम में जो मौका देने वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी मौका देंगे और जो प्लेयर बैठे हैं वो जगह छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये पिक्चर थोड़ा सा मुश्किल से ही नजर आता है कि एक टीम बिल्कुल एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो T20 सीरीज ही आ गए थे शादाब खान की कप्तानी में। अच्छा, कप्तानी की बात हो रही है और कप्तानी से आपने एक नाम ले लिया शादाब खान का, और लीग क्रिकेट में एक दफा फिर T20 में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद वो लीग क्रिकेट खेलने चले गए, अच्छी परफॉर्मेंस वहां देते रहे। फिर क्योंकि लीग क्रिकेट में मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो आसिफ अली जिनको नजरअंदाज किया गया, पाकिस्तान की जानिब से वो खेलते हुए रहे, पाकिस्तान की कई फतूहात उन्होंने दिलाई, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया T20 क्रिकेट के अंदर। एक दफा फिर बड़ी जबरदस्त बैटिंग का वो मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने अभी लास्ट मैच के अंदर बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। आप समझते हैं आसिफ अली एक ऐसा प्लेयर है जो आफरीदी के बाद है, लंबी बारी लंबी हिट लगाने वाला ऐसा प्लेयर है कि जिसे मौका देने की जरूरत है दोबारा। देखिए आपके पास तो पावर हिटर है ही नहीं, अगर पावर हिटर होते तो ये, तो आप समझते हैं आसिफ अली पावर हिटर है हमारे पास मौजूद, जो आपको वाकई 3-4 बॉल 5-6 बॉल पर हमने अक्सर देखा है कि वो 17-18 रन करते रहे। देखिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा टाइम आ गया था कि पाकिस्तान तकरीबन 90% वो मैच हार चुका था। अगर वो आसिफ अली छक्के ना मारे तो, फजल फारूकी के उन्होंने छक्के मारे आसिफ अली ने, तो वो मैच जाके पाकिस्तान जीता, 3 छक्के लगातार मारे थे आसिफ अली ने। तो पावर हिटर तो बेहतरीन है वो,
पर ये कि उनको प्रॉपर जो थोड़ा गाइडेंस और यूटिलाइज करने की जरूरत है। अच्छा, फिर इन प्लेयर्स का ऐसा इशू ये है कि जैसे इफ्तिखार हैं, आसिफ अली हैं, या देखिए इफ्तिखार तो आपके पास 3-4 साल से मौजूद है टीम के अंदर, लेकिन कोई मैच विनिंग कारकर्दगी उनकी नजर नहीं आई। जिस तरह आसिफ की अगर मैं बात करूं तो 3 इनिंग तो मैंने आसिफ की देखी है मैच विनिंग, लेकिन इफ्तिखार की ऐसी कोई इनिंग नहीं है जिस पर वो पाकिस्तान को फतह दिलाया हो उन्होंने। ये भाई आसिफ अली के साथ मैं बता रहा हूँ क्या इशू रहा है, उनको कभी चौथे नंबर पर भेजते हैं, कभी 8वें नंबर पर, कभी 7वें नंबर पर, तो ये थोड़ा सा उनके साथ रहा है। अब उनको थोड़ा ऊपर भेजें, जैसे चौथे या 5वें नंबर पर भेजें, कुछ बॉले हों, तो फिर उनकी सलाहियतों को भी नजर आएगा कि भाई उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अब वो जाते हैं 2-3 ओवर होते हैं, अब उसमें भी जो है वो 2-4 छक्के मार के वो आउट हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने परफॉर्म नहीं चले इतने ही, क्योंकि जितने बॉल्स उनको मिलेंगे उसी पे वो कारकर्दगी दिखा सकते हैं। नदीम साहब हमारे साथ ही रहे, इकबाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नदीम साहब, हम थोड़ा सा दोबारा स्कूल और कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके तजर्बे में कहीं पे भी कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहा है कि जिसने बिल्कुल किसी खिलाड़ी को स्क्रैच से जो है स्टार्ट कराया हो? क्योंकि हमारे तजर्बे में ज़्यादातर जो है वो खिलाड़ी ऑलरेडी अपने गली कूचों में खेल के आए होते हैं और वो जो है आपके पास आगे परफॉर्मेंस करते हैं, सिर्फ आप उनको मौका देते हैं इंटर यूनिवर्सिटी में, इंटर कॉलेजेस में और स्कूल्स में जो एनुअल डे होता है। तो आपको कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है, राष्ट्राबाद में ऐसा होता हो, तो कहीं पे ऐसा इंस्टीट्यूट नजर आता है जो जिसने स्क्रैच से बच्चे को जो है तैयार किया हो? नहीं, आपने राष्ट्राबाद का नाम ले ही दिया है। मैंने खुद वहाँ जॉब की है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स 14 साल रहा मैं वहाँ पर। वहाँ एक बच्चा था हासिल पवार, उसने 16 साल की उम्र में, यानी 15 साल और कुछ महीने की एज के अंदर नेशनल गेम के अंदर सिल्वर मेडल लिया था हाई जंप के अंदर। और उसने जो हाई जंप की थी वो 6 फीट और 4 इंच तकरीबन जंप की थी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, फिर उनका जो है यूथ ओलंपिक के लिए भी नाम आ गया था, वो केन्या भी गए, और उनको ये कहा गया कि भाई आपकी एज कुछ ज्यादा छोटी है, इस वजह से आप तो नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा, उसी बच्चे को अगर आप ग्रूम करते तो आज वो पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता। फिर वो आपदा वालों ने भी उसे अप्रोच किया काफी लोगों ने, और वो जो फिर वो गया टीम से थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया कि मुझे क्या पाकिस्तान टीम के साथ भेजा नहीं। फ्रांस में यूथ ओलंपिक हो गए थे उस दौरान। तो ऐसे हैं, प्राइवेट इदारे तो हैं साहब, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से कोई मेहनत कर रहा हो, या जो क्योंकि वहाँ पे तो सिलेबस और इन चक्रों में इतना टाइम हो जाता है और ग्राउंड की फैसिलिटीज भी नहीं है। तो जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं या इदारे हैं या यूनिवर्सिटीज वगैरह, उनसे बच्चे निकल रहे हैं ज्यादातर। नहीं, मगर ये कि आपको कहीं जर्नल यूनिवर्सिटीज जो हैं, अब जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, खैरपुर की लतीफ यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जो बच्चे मतलब जो है स्पोर्ट्स को पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको कहीं नजर आता है कि स्क्रैच से आपने कोई बच्चा तैयार किया है किसी ने? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आया कि भाई जो वो, हाँ कराची यूनिवर्सिटी की जरूर जो है मैंने देखी है टीमें वगैरह, जब हम खेलते थे बड़ी बेहतरीन होती थी, और वो भी लड़के जो है ज्यादातर 40 साल में फिटनेस क्लब खोला हुआ है उन्होंने हॉकी क्लब में, तो वो वहाँ के बच्चे होते थे, या फिर नैसे कोचिंग सेंटर के बच्चे होते थे। तो यूनिवर्सिटीज ऑन नहीं करती इस तरीके से कि जो है बच्चा वहीं पर ही जो है वो ट्रेनिंग करे, वहीं से निकले। और ऐसी कॉलेजेस का भी है कि कॉलेजेस में मुकाबले होते हैं, पर ये कि आप उनसे टैलेंट जरूर फाइंड कर सकते हैं कि नेचुरल टैलेंट जो है वो नजर आ सकता है आपको कि भाई कॉलेज या स्कूल की सतह पर या यूनिवर्सिटी की सतह पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, हमारी एक पॉजिटिव डिस्कशन चल रही है, तो स्विमिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि कैडेट कॉलेजेस जो है बहुत सारी स्पोर्ट्स करा रहे होते हैं, उनके पास क्योंकि फैसिलिटीज भी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, तो स्विमिंग तो उनके जो है रूटीन में होती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई ऐसे खास स्विमर भी नजर नहीं आ रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है हमें ओलंपिक्स जितवा दें या इवन एशियन चैंपियनशिप्स में जीत के आए हैं। ये एक बात है, असल में इशू क्या है कि स्पिन गेम्स होते हैं जैसे, उसमें तो स्विमिंग नजर ही नहीं आती कि स्विमिंग के कोई मुकाबले हो रहे हो। अब ये बोर्डिंग स्कूल वगैरह में जो है पूल बने होते हैं, वो चाहते हैं वो आपस में खेलते हैं। अच्छा, फिर वो बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, तो फिर उनका स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई पर ज्यादा फोकस होता है कि भाई हम लोग पढ़ने आए हैं। जो मेरा अपना पर्सनल तजर्बा रहा है कि वो जो है खेल को जो है सेकंड पर रखते हैं। अब ये जो आपने शुरू में बात की थी कि जो ज्यादातर टैलेंट नहीं करते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं, बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है कि अगर ऐसे बच्चे आ जाएं तो फिर वो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं कि स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग को लेकर चलें,
हॉकी कर रहे हैं तो हॉकी के साथ ही जुड़ जाते हैं, एथलेटिक करते हैं तो एथलेटिक के साथ। बाकी जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं वो 5-5, 6-6 या 7-7 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, तो फिर वो मुश्किल से जो वो गेम को कंटिन्यू करते हैं। ये शहजादा, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा क्योंकि मैंने जो नदीम साहब से कहा है, कैडेट कॉलेजेस में बच्चा जो है वो 7th या 8th क्लास में आ जाता है, तो तकरीबन 5-6 साल तो वहीं पे होते हैं। उसके बाद वो आर्मी में भी, आर्म फोर्सेस में भी चले जाते हैं, वहां पे भी रूटीन में स्विमिंग होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान नेवी के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल पे तो आ ही जाते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल पे फिर भी नहीं निकाल सकते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें, वो आर्मी के अलावा या आर्म फोर्सेस के अलावा उनके रूटीन में जो है स्विमिंग शामिल होती है या दूसरी स्पोर्ट्स शामिल होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना कि स्विमिंग में क्यों नहीं निकल पाते, और चाहे वो आर्मी से खेल रहे हो, नेवी से खेल रहे हो, लेकिन उनके अंदर तजुर्बे की कमी होती है। कुछ देर कबल यहाँ पर यही जिक्र कर रहे थे नदीम साहब के स्टेमिना बहुत कम है, कोचेज ऐसे होने चाहिए जो उनको प्रॉपर गाइड करें। बेशक इस वक्त आर्मी के पास अच्छे कोचेज हैं, नेवी के पास अच्छे कोचेज हैं, लेकिन शायद उस लेवल के नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज होंगे तो शायद ये पोजीशन इस वक्त जो सूरत हाल रही ना पाकिस्तान की तैराकी में कि यहाँ पर 26 स्विमर शिरकत कर रहे थे और 26वां नंबर पाकिस्तान का था, तो शायद ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त टाइम की कमी और इस वक्त आखिरी लम्हात भी चले। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ कह रहे हैं आप नदीम साहब? हाँ, मैं ये कह रहा था, एक इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं। एक बात आपने बात की है कि एक बच्चा 100 मीटर करता है 12 सेकंड में और वो स्ट्राइड लेता है 70, और दूसरा बच्चा वो भी 100 मीटर कर रहा है 12 सेकंड में, वो स्ट्राइड ले रहा है 80। तो दोनों में फर्क क्या है? एक का लेंथ ऑफ स्ट्राइड बड़ा है, एक की फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइड अच्छी है। तो अगर कोई अच्छा कोच होगा तो इन दोनों में इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है। चलो, एक अच्छा कोच होगा, इंप्रूवमेंट दोनों में ला सकता है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत हमारे पास है, शॉर्ट है। इसी के साथ है प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।